जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये निरंतर ऐसे चलती रहेगी, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 53 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवाखाना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नवाखाना उत्सव मनाया जाता है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण उत्सव जैसे कि बस्तर दशहरा, अगला हमारा मड़ई महोत्सव, अगला हरेली त्योहार, अगला है गोंचा उत्सव, अगला भोरम देव उत्सव और अगला हमारा है कजरी महोत्सव। ठीक है, कजरी महोत्सव। ये कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बस्तर दशहरा, मड़ई महोत्सव, हरेली त्योहार, गोंचा उत्सव, भोरम देव उत्सव, कजरी महोत्सव और आपका एक नवाखाना उत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी भानु अथैया, ऑप्शन सी तन्वी शाह, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा। ठीक है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कौन? मदर टेरेसा। अगला कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे कि पूछा जाए, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाह। ठीक है, तन्वी शाह ये प्रथम भारतीय महिला है। ओके, अगला प्रश्न बनता है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया। अगला प्रश्न बनता है आपसे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला शासक कौन है? भारत की पहली महिला शासक कौन है? तो आप बताइएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है हमारा, अगर आपसे पूछे जाए राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताइएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। यह किस राज्य की सर्वप्रथम महिला हैं जो कि मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पाकिस्तान भारत के कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, जिसमें से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पाकिस्तान से बनने वाले प्रश्न है। पाकिस्तान से आपसे पूछा जाए कि कुल कितने किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान भारत के साथ? तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर कुल सीमा साझा करता है। और कौन कौन से वो राज्य हैं? तो 5 राज्य में कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख और आपका एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और पंजाब।
अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद। अगला प्रश्न बनता है पाकिस्तान से, अगर आपसे पूछा यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, पाकिस्तानी रुपया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, ये पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो ये 14 अगस्त को मनाता है, ठीक है, कब, 14 अगस्त को। और कब ये स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान, तो 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो ये अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान, पाकिस्तान ने अपनी संविधान किस वर्ष लागू किया, पाकिस्तान अपना संविधान किस वर्ष लागू किया, संविधान लागू किया, तो आप बता देंगे 1973 में, ठीक है, 1973 में पाकिस्तान अपना 1973 में संविधान लागू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की राजभाषा क्या है, पाकिस्तान की राजभाषा क्या है, तो उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी है। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को यह अपना पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। और पूछे ये आपसे सवाल कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाया था, ठीक है, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को, और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की संसद ने किस दिन अपनी संविधान पारित किया, एग्जैक्ट डेट पूछे तो यह 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान के संसद द्वारा संविधान पारित किया गया, ठीक है, संविधान पारित किया गया। अगला, अगर आपसे पूछा जाए संविधान की संसद का क्या नाम है, संविधान के संसद का क्या नाम है, तो नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। अगला प्रश्न बन सकता है आपसे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला, पाकिस्तान का राष्ट्रगान क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रगान क्या है, तो अब बताइएगा कौमी तराना, ठीक है, कौमी तराना। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे पाकिस्तान से संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भरतनाट्यम की पाडनलूर शैली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए मीनाक्षी चितरंजन, ऑप्शन बी लीला सैमसन, ऑप्शन सी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ऑप्शन डी सरोजा वैद्यनाथन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई द्वारा पाडनलूर शैली की स्थापना किया गया था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि मीनाक्षी चितरंजन, लीला सैमसन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये चारों भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अग्रसेन की बावली स्मारक किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ठीक है, अग्रसेन की बावली दिल्ली में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों की स्थिति क्या है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि पादरी की हवेली कहाँ पर स्थित है, पादरी की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका पटना में स्थित है, ठीक है, पटना में। अगला, जीरो घाटी, अगला है हमारा तवांग घाटी, अगला पासी घाटी, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा, अगर से पूछा जाए हौज खास कहाँ पर स्थित है, हौज खास कहाँ पर स्थित है,
तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हौज खास दिल्ली में स्थित है। अगला मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स। अगला सितारा स्मारक, सितारा स्मारक, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है मोरनी हिल्स सितारा स्मारक। अगला हमारा है अराकू घाटी, अराकू घाटी। अगला चंद्रगिरी किला, चंद्रगिरी किला। अगला बुर्रा गुफाएं, बुर्रा गुफाएं। अगला अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरकू घाटी, बुर्रा की गुफाएं, ये हमारे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। कितने? तो 22, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थीं, 8 बड़ी समितियां थीं और 14 अन्य समितियां थी। ठीक है, 14 अन्य समितियां थीं। अगला हमारा कुछ संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि पूछा जाए संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो बताइएगा HVR आयंगर। ठीक है, HVR आयंगर। अगला, अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? कानूनी सलाहकार कौन थे? तो आपका जवाब होगा BN राव। ठीक है, BN राव, जिनका पूरा नाम वेंगन रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया? संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत कब किया? तो आप बताइएगा 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, इसी दिन कुल कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? 26 नवंबर को कुल कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? तो 16 अनुच्छेद को। ठीक है, 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विधि दिवस। ठीक है, विधि दिवस, विधि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न बनता है आपसे कि संविधान सभा ने पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया? संविधान सभा ने पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया? संविधान कब लागू किया? तो आपका यही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान ने राष्ट्रमंडल में, संविधान सभा ने, ये हमारा महत्वपूर्ण है, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता किस वर्ष सत्यापन किया? भारत की सदस्यता किस वर्ष सत्यापन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1949 को। ठीक है, ये हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे एग्जाम में अन्य एग्जामों में पूछा गया है, जिसको आपको एक ही वीडियो मिल जा रहा है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी जातक कथाएं, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी सूत पिटक।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातक कथाएं। ठीक है, भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाएं में लिखी गई हैं। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सूत पिटक की रचना किसने किया था। सूत पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो आनंद द्वारा। ठीक है, आनंद द्वारा। यह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद। ठीक है, गौतम बुद्ध के यह प्रिय शिष्य थे आनंद। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो सूत पिटक को कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो सूत पिटक को। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं एवं उनकी जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अगला हमारा विनय पिटक। विनय पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो उपाली द्वारा। ठीक है, उपाली द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे, तो उपाली। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे, तो उपाली। इसमें गौतम बुद्ध की संघ के नियम एवं आचार विचार मिलते हैं। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार, बौद्ध संघ के नियम एवं आचार विचार मिलते हैं। ठीक है, ये आपको एक वीडियो में जो मिल जा रहा है, हमको कम से कम 4 से 5 किताबों में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आप इसे जरूर याद करिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा त्यौहार है, बौद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार कौन सा है, बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा यह बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा बुद्ध धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से, बुद्ध धम्म संघ। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा था, बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बट गया, तो आपका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था। कौन कौन से, तो हीनयान शाखा और महायान शाखा। ठीक है, महायान शाखा। अगर आपसे पूछा जाए चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में कब हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, तो प्रथम शताब्दी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी में। और कहाँ पर हुआ था, तो कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में। कहाँ पर है कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो वसुमित्र द्वारा। ठीक है, वसुमित्र द्वारा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला शहर कौन सा है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी
हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला शहर हड़प्पा शहर है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब किया गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था, तो 1921 में। ठीक है, 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, इसकी मतलब कि खुदवाया किसने था इसे, उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी है। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा किसने दिया था, तो अब बताइएगा एस आर राव द्वारा। ठीक है, एस आर राव द्वारा हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दिया गया था। अगला, अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा किसने दिया था, अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा किसने दिया था, तो आप बताइएगा स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट द्वारा हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत लरकाना साहिवाल जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, साहिवाल जिले में स्थित है, साहिवाल जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में यह स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, वस्तुएं प्राप्त क्या क्या हुआ है, तो आप बताइएगा। R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान R37। अगला, पीतल का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है, पीतल का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है, इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। अगला, पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। अगला, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति प्राप्त हुआ है। ओके, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुए हैं कहाँ से, हड़प्पा से, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने थे मौलिक कर्तव्य, तो 8 है। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो अब बताइएगा 11। ठीक है, कब कब जोड़े गए थे 11, तो आपको बता दें 10वां मौलिक कर्तव्य 86वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या उल्लेख है, तो 6 से 2002 है, 2002 है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है,
अगर आपसे पूछे किस धारा के तहत, तो धारा 4 के तहत, ठीक है, धारा 4 के तहत। अगला हमारा 11वां मौलिक अधिकार। 11वां मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया? तो यह आपका हो जाएगा, ओ सॉरी 10वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से यमुना नदी की कुल लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए 1080 किलोमीटर, ऑप्शन बी 425 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1375 किलोमीटर, ऑप्शन डी 470 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1375 किलोमीटर। ओके, इसमें आप कंफ्यूजन तो नहीं हुए। 10वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। इसमें किसका उल्लेख है 11वें मौलिक कर्तव्य में? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया। किस धारा के तहत? तो धारा 4 के तहत, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई, जैसे कि पूछा जाए ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर, ठीक है, 470 किलोमीटर। अगला गंडक नदी की कुल लंबाई, गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर, ठीक है। अगला रामगंगा नदी की कुल लंबाई, रामगंगा नदी की कुल लंबाई 690 किलोमीटर। अगला हमारा घाघरा नदी की कुल लंबाई, घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर, ठीक है। अगला कोसी नदी की लंबाई कितनी है? कोसी नदी की कुल लंबाई तो अब बताइएगा 730 किलोमीटर। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देवी चंद्रगुप्तम, ऑप्शन बी विभाषा शास्त्र, ऑप्शन सी अष्टांग हृदय, ऑप्शन डी पंचतंत्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विभाषा शास्त्र, ठीक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र पुस्तक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त, विशाख दत्त। अगला विभाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र हैं। अगला अष्टांग हृदय पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाघ भट्ट हैं, ठीक है, वाघ भट्ट हैं। अगला पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2013। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2018 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुए, जैसे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब शामिल हुआ यूनेस्को में? तो 2009 में। कहाँ पर स्थित है यह? मध्य प्रदेश में। अगला नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कब शामिल हुआ? तो यह भी 2009 में, ठीक है। यह कहाँ पर है? तो यह मेघालय में स्थित है, यह मेघालय में। अगला सिमलीपाल
पाल बायोस्फीयर रिजर्व कब शामिल हुआ? तो यह भी 2009 में शामिल हुआ। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह ओडिशा में स्थित है। अगला हमारा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कब शामिल हुआ? तो यह 2013 में शामिल हुआ। ठीक है, 2013 में। यह कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला अगरतमाला। अगरतमाला बायोस्फीयर रिजर्व कब शामिल हुआ यूनेस्को में? तो यह 2016 में शामिल हुआ। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्लीज शूट अस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी नीलकंठ रथ, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह द्वारा प्लीज शूट अस पुस्तक लिखी गई है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे एग्जाम के लिए। लेटर टू माई फादर पुस्तक, YIMN एथिस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भगत सिंह द्वारा। ठीक है, भगत सिंह द्वारा। अगला पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। अगला पुस्तक द ईस्ट एंड द बेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी विवेकानंद। अगला पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीलकंठ रथ द्वारा। अगला पुस्तक द डार्क रूम पुस्तक, द इंग्लिश टीचर पुस्तक और स्वामी एंड फ्रेंड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो RK नारायण द्वारा। ठीक है, RK नारायण का यह पहला उपन्यास है। ठीक है, कौन? स्वामी एंड फ्रेंड पुस्तक। यह एक उपन्यास है जो कि RK नारायण का यह पहला उपन्यास है। ठीक है, अगला है हमारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला गीता रहस्य पुस्तक, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला लव एंड डेथ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद घोष द्वारा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से अब तक भारत में कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 बार। ठीक है, अब तक कुल भारत में 15 बार जनगणना हो चुका है। अगर आपसे यही सवाल पूछे कि आज़ादी से पहले कितनी बार जनगणना हो चुकी है, कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 बार। ठीक है, और आज़ादी के बाद कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 बार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना किस नंबर की जनगणना थी? तो यह 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना के आयुक्त कौन थे? 15वीं जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जनगणना को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आर्टिकल 246 के अनुच्छेद में। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनगणना को रखा गया है। ठीक है, और किस अनुसूची में? तो यह 7वीं अनुसूची में आता है। जनगणना यह संघ का विषय है। ठीक है, जनगणना एक संघ का विषय है। ये हमारे कुछ जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे। ओके, अगला प्रश्न है आज का हमारा 15वां। निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास जिंदगीनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए मोहन राय, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी अमृत कौर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती द्वारा। ठीक है, कृष्णा सोबती द्वारा जिंदगीनामा उपन्यास लिखा गया है। इन्होंने 1980 में इसी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ओके, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी कपिल देव। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई मजबूत बनाएं और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस हों। ओके, जय हिंद।